Good morning. Today is 7th November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First article of discussion is regarding the agreement which has been signed between the Sri Lankan fishermen and the Indian fishermen. ये देखिए यहाँ पर ये पहला आर्टिकल है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में फिशरमैन की प्रॉब्लम है। काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम चल रही है और किन किन इश्यूज़ को लेकर ये प्रॉब्लम है। देखिए मेन इशू तो ये है जो इंडिया के आसपास के जो रिसोर्सेज हैं, ये देखिए मैप में देखिए, फिर पूरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं। जो इंडिया और आसपास के रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो गए, यहाँ पर मछलियाँ मिलती नहीं हैं। तो हमारे जो मछुआरे और फिशरमैन हैं ये श्रीलंका की टेरिटरी में चले जाते हैं। ये नॉर्थ श्रीलंका, यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा रीजन है जो नॉर्थ श्रीलंका का रीजन है। तो इंडिया के फिशरमैन श्रीलंका की टेरिटरी में चले जाते हैं और वहाँ से फिशेज़ पकड़ कर लाते हैं। और हमारे जो फिशरमैन हैं ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, आप कह सकते हैं ज़्यादा अमीर हैं, इनके पास ज़्यादा बड़ी बोट्स हैं, ज़्यादा बड़े इक्विपमेंट्स हैं। और जो नॉर्थ श्रीलंका के फिशरमैन हैं ये थोड़े पुअर फिशरमैन, इनके पास में हाईफाई और जो हाईटेक बोट्स और हाईटेक इक्विपमेंट्स नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा मछलियाँ पकड़ नहीं पाते। तो हमारे फिशरमैन के एरिया में जाते हैं तो इनके लिए एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गए हैं। तो ये हमेशा से प्रॉब्लम रहती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसलिए जब भी हमारे फिशरमैन इनकी टेरिटरी में जाते हैं तो कई बार काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हमारे फिशरमैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर हमारे फिशरमैन की बोट्स पकड़ ली जाती है। तो देखिए ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, मानवीय इशू है, क्योंकि दोनों के दोनों देशों के बीच में एक लाइवलीहुड का इशू है। अगर मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे नहीं आएंगे तो जीवन यापन कैसे करेंगे। तो ये एक इशू है। अब आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं हुआ क्या है। अब देखिए कंटेक्स्ट तो ये है कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। किस लिए? ये जो फिशरमैन का इशू है इसको रिजोल्व करने के लिए। देखिए इन्फॉर्मेशन अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में दिए गए हैं। ये जो फिशरमैन की प्रॉब्लम है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, काफ़ी पुरानी इशू है, आज का इशू नहीं है, बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है और समय समय पर इसे रिजोल्व करने की कोशिश की गई है, लेकिन काफ़ी रोड ब्लॉक्स और लेकुनाज हैं एग्रीमेंट्स जो पहले साइन किए गए थे। और दूसरे जो पॉइंट्स इस एग्रीमेंट में एग्री किए गया कि हाँ इन बातों को हम मानेंगे। एक तो ये कि हॉटलाइन इस्टेब्लिश करेंगे दोनों फिशरमैन के बीच में, इन दोनों अथॉरिटीज़ के बीच में, कोस्ट गार्ड के बीच में मेनली इसमें लिखा गया आर्टिकल में। और लेकिन कंसल्टेशन और वर्किंग मैकेनिज्म बिटवीन द फिशरमैन आप कह सकते हैं, यानी कोस्ट दोनों कंट्रीज़ की कोस्ट गार्ड के बीच में एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश करेंगे और एक जॉइंट जो वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो 3 महीनों के अंदर अंदर एक बार जरूर मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से। अगर ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो बनाएंगे वो पीरियडिकली मिलेगा तो जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फ़ायदे क्या होंगे इस एग्रीमेंट के और के साइन होने के? एक तो सीधा सीधा ये वायलेंस नहीं होगा। देखिए हमारे फिशरमैन उनकी टेरिटरी में जाते हैं तो वायलेंस होता है। आप वायलेंस मान लीजिए उनके अथॉरिटीज़ के द्वारा में भी, श्रीलंका की अथॉरिटीज़ जो फायरिंग करती हैं हमारे फिशरमैन के ऊपर, या दोनों देशों के फिशरमैन के बीच में, मछुआरों के बीच में भी कई बार वायलेंस हो जाता है। तो अब ये वायलेंस नहीं होगा, एक ट्रस्ट, थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन एक कम से कम एक सद्भावना तो पैदा होगी। दूसरा, बोट्स वापस मिल जाएंगी। अब देखिए हमारी जो बोट्स होती हैं, हमारे फिशरमैन की बोट्स होती हैं, वो श्रीलंकन अथॉरिटीज़ कैप्चर कर लेती हैं और एक्वायर कर लेती हैं उनसे, और वो वापस नहीं देती। देखिए कहने को तो अब यूँ है कि बोट्स वापस नहीं मिलेंगी तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उनका तो लाइवलीहुड इशू ही ये मछलियाँ पकड़ना है ना। अगर बोट्स ही नहीं रहेंगी तो कल को तो वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो एक बड़ा इशू है। तो और इशू कौन कौन से हैं? देखिए एक इशू तो बड़ा यही है कि जो श्रीलंका के, जो नॉर्थ श्रीलंका के फिशरमैन हैं वो लाइवलीहुड क्राइसिस झेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो रिसोर्सेज हैं और वो उतने बड़े लेवल पर मछलियाँ पकड़ नहीं पाते हैं। और हमारे जो फिशरमैन है वो ट्रैवलर का यूज़ करते हैं। ट्रैवलर से क्या होता है? देखिए ट्रैवलर के यूज़ करने के बहुत नुकसान होते हैं, और एक बड़ा नुकसान तो ये है ट्रैवलर से। ट्रैवलर का मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा मछलियाँ इसमें आती हैं, इसलिए ट्रैवलर का यूज़ करते हैं। लेकिन ट्रैवलर में होता क्या है, वो मछलियाँ भी आ जाती हैं, वो छोटी मछलियाँ जो बड़ी नहीं बन पाती, यानी वो कोई काम की नहीं होती है। देखिए मछलियाँ पकड़ने का मैकेनिज्म क्या होता है कोस्टल एरियाज़ में, एक लेवल के बाद में जो वो फिशेज़ पकड़ते हैं वो रीग्रो हो जाती हैं, यानी एक रिसाइकल हो जाती हैं। वो जितनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उन्होंने पहले अंडे दिए, यानी दोबारा से वो रिसाइकल हो जाएंगी। लेकिन ट्रैवलर से क्या होती है, वो अंडे वगैरह छोटी मछलियाँ भी वो जाल में आ जाती हैं, तो इसलिए एक लेवल के बाद नुकसान हो जाता है। यानी ट्रैवलर से जो फिशरमैन का ये पूरा का पूरा जो प्रोफेशन है उससे नुकसान ज़्यादा पहुँचता है। शॉर्ट टर्म फ़ायदा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाता है। और ऑफिशियल क्या कहते हैं, देखिए बैन तो है ट्रैवलर के यूज़ पे, मतलब इस जॉइंट एग्रीमेंट हुआ इसमें बैन तो होगा, लेकिन कुछ टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कब बैन होएगा।
और इसलिए एक टाइम फ्रेम होना जरूरी है कि ट्रैवलर के यूज़ को बैन कर दिया जाए वहाँ पर। ये पूरा हमने डिस्कस किया कैसे कैसे वहाँ पे। अब आगे देखिए स्टैंड क्या है श्रीलंका के फिशरमैन का। श्रीलंका के फिशरमैन तो साफ साफ यही कहेंगे कि इंडिया के फिशरमैन को यहाँ से आना रोका जाए और हमारी टेरिटरी में वो ना आए, और जो उनकी बोट्स हैं वो ना रिलीज की जाएं। वो तो देखिए अपना ही फ़ायदा देखेंगे, सीधी सी बात है, उनके लिए भी एक लाइवलीहुड इशू है। लेकिन वो अरेस्ट पर वो भी कहते हैं कि नहीं, अरेस्ट नहीं किया जाए इंडियन फिशरमैन को। वो भी समझते हैं कि इंडिया के फिशरमैन भी लाइवलीहुड के लिए आते हैं, इसलिए कम से कम इनको अरेस्ट ना किया जाए। और तमिलनाडु के फिशरमैन क्या क्या कहते हैं, हमारे देश के फिशरमैन ये कहते हैं कि 3 साल के अंदर अंदर जो है ट्रैवलर के यूज़ को बैन किया जाए। और देखिए तब तक ये कहते हैं कि 85 दिन, 1 साल में 85 दिन तक हमें वहाँ पे फिशिंग करने दी जाए। इस तरह की बात हमारे तमिलनाडु के फिशरमैन कहते हैं। तो सोल्यूशन क्या निकलता है इस चीज़ का? देखिए एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे फिशरमैन, हमारे मछुआरे उनकी टेरिटरी में ना जाएं, श्रीलंका की टेरिटरी में, तो कम से कम हमें हमारे मछुआरों के लिए कुछ अल्टरनेटिव सोचना होगा, कुछ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, ताकि वो अपनी जीवन यापन कर सकें। और दूसरा, हम उन्हें ज़्यादा इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर सकें, एक GPS प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो इक्विपमेंट्स डीप सी में फिशिंग के लिए इक्विपमेंट्स, ताकि GPS वगैरह, ताकि वो गलती से उनकी टेरिटरी में ना चले जाएँ। और पहले एक गुजरात में भी एक ऐप बनाई गई है अभी, और जिसमें क्या होगा, गुजरात की ऐप में गुजरात के फिशरमैन जो गलती से पाकिस्तान की टेरिटरी में चले जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही अलग खतरे भरा इशू है, तो वो वहाँ पाकिस्तान की टेरिटरी में ना चले जाएं, इसके लिए एक ऐप हमारे गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी पिछले दिनों, जिसका नाम शायद मुखोटा था, शायद ये प्री में हमने पढ़ा था। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती है, मुखोटा ऐप वगैरह हमेशा देख लीजिए आप, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जो काम करती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे इस बार प्री में, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस करंट अफेयर के थे। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा 70 में से कम 50 से क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन तो वो थे जो गवर्नमेंट कर रही है। यानी गवर्नमेंट की प्रोसेसेस, गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, सिर्फ आप उन गवर्नमेंट की स्कीम पे फोकस मत करना जो सिर्फ वेलफेयर के लिए होती हैं, बाकी स्कीम्स भी अलग अलग डाइवर्स एरियाज में अलग अलग स्कीम पर ध्यान देना। ठीक है, आगे है श्रीलंका क्या करता है। श्रीलंका तो देखिए, श्रीलंका यही कहेगा कि एक लाइसेंस सिस्टम स्टार्ट हो जाए, और लाइसेंस सिस्टम मतलब किन किन फिशरमैन को वहाँ जाने देना है, और ताकि मतलब इलीगल वहाँ पे एंट्री ना हो। और दूसरा, एक कौन कौन से इक्विपमेंट्स वहाँ पे एप्लीकेबल हैं, यानी आप ट्रैवलर यूज़ नहीं कर सकते, और भी तो अलग तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं जो वहाँ पे इकोलॉजी को और इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाते हैं, वो यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह का सिस्टम कुछ चलाया जाए। बात कंक्लूजन यही निकलता है कि एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, और इसको ह्यूमैनिटेरियन ढंग से इसको सोल्व करना चाहिए। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन तो साफ साफ यही बनता है कि जो इशू है इंडिया और श्रीलंका के बीच में फिशरमैन का, काफ़ी लंबे समय से इशू है, क्या क्या गवर्नमेंट द्वारा अभी किया गया है और क्या कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। और प्री में ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए जो लोकेशंस वगैरह है वो आप देख लीजिएगा, हमेशा से ये लोकेशंस जो न्यूज़ में होता है उनकी लोकेशंस हमेशा पूछते हैं वो। गल्फ ऑफ मन्नार किन किन देशों को सेपरेट करता है, किन किन सीज़ को सेपरेट करता है, पाल्क बे कहाँ है, किन किन देशों को सेपरेट करता है, पाल्क बे पे कौन कौन से आइलैंड्स हैं, रामेश्वर आइलैंड इस पे है, पाल्क जो ये अपना क्या कहते हैं ब्रिज है ना, पाल्क बे नहीं कर रहा मैं, इस ब्रिज की बात कर रहा हूँ जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे रामेश्वर आइलैंड है, और अब्दुल कलाम जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो इसी आइलैंड थे, रामेश्वर आइलैंड से थे। तो इस प्रकार की लोकेशंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला इशू हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला इशू जो है लेबनान से रिलेटेड है। लेबनान देखिए ये कंट्री है, यहाँ पर मेडिटेरियन इशू फेस करता है, मेडिटेरियन सी फेस करता है यहाँ पे, और इजराइल सीरिया इनसे इनकी टेरिटरी है। यहाँ पे एक सिविल वार चल रहा था पिछले 2.5 ईयर से। ये आर्टिकल हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, ये वैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, सिर्फ एक बात इसमें आपको बतानी है। इशू क्या चल रहा था लेबनान में पिछले 2.5 साल से, एक वहाँ पे सिविल वार चल रहा था। काफ़ी डिवाइडेड कंट्री वो है, काफ़ी ग्रुप्स वहाँ पे हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम शिया हैं, मुस्लिम सुन्नी हैं, तमाम तरह के फैक्शंस वहाँ पर थे, और सिविल वार चल रहा था पिछले 2.5 ईयर से। अभी 2-2.5 साल बाद वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, बस आप ये याद रखिएगा, एग्रीमेंट वहाँ पे साइन हुआ है। माइकल ओवन जो अभी प्रेसिडेंट होंगे वहाँ के, जो कि क्रिश्चियन है, एग्रीमेंट में यही है कि अलग अलग कौन से कम्युनिटी का प्रेसिडेंट होगा, कौन से कम्युनिटी का वहाँ प्राइम मिनिस्टर होगा। तो क्रिश्चियन प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी होगा, और स्पीकर होगा शिया होगा। तो इस तरह से वहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया है तमाम तरह के फैक्शंस के बीच में। तो आप देख लीजिए वर्ल्ड में कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वो डिवाइड करते हैं। और
इंडिया को इस चीज़ में काफ़ी अंडरमाइन किया जाता है। देखिए इंडिया में हम भी काफ़ी डिवाइडेड कंट्री हैं, लेकिन इंडिया ने कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल किया है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी कम्युनिटीज़ को प्रॉपर और इक्वल राइट्स दिए गए हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय है और इंडिया को इस मामले में काफ़ी अंडरमाइन किया जाता है। तो हमारे जब भी ऐसे वगैरह लिखो, आप कुछ ऐसी बात आंसर लिखो, हमेशा इस बात को आप हाईलाइट कीजिए कि इंडिया एक बहुत ही मल्टी डिवाइडेड और मल्टी एथनिक कास्ट और रिलीजन्स के बीच में डिवाइडेड है, फिर भी हम एक ढंग से एक लेवल के बाद में हम पीस में ही रह रहे हैं। कुछ ऐसा बड़ा इश्यू हमारे बीच में नहीं है कि एक सिविल वार वगैरह का कुछ ऐसा हो जाए। और देखिए आगे अगला जो आर्टिकल है, ये मेन आर्टिकल है बीच में, ये फॉरेन पॉलिसी से जो हैप्पी मोहन जैकब JNU के PhD हैं, ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे आर्टिकल लिखते हैं। काफ़ी चाइना के सपोर्ट में और इंडिया की वेस्टर्न पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए आर्टिकल ये हमेशा लिखते हैं, और आज भी उनका आर्टिकल कुछ इसी तरह का है। ये फिलहाल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इंडिया की जो नई अप्रोच है बलूचिस्तान में, और वहाँ क्या है, देखिए आजकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक नई एनर्जी, नया एग्रेसिवनेस देखने को मिल रहा है। काफ़ी चीज़ों में हमने चेंज किया है, एक यू टर्न लिया है, चाहे आप वेस्ट के साथ रिलेशन मान लीजिए, US के साथ में रिलेशन मान लीजिए, और बलूचिस्तान का केस मान लीजिए। एक तरह से हम नए आयाम हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्थापित कर रहे हैं। और लेकिन ये क्रिटिसाइज करते हैं, ये कहते हैं कि ये जो आयाम हम स्थापित कर रहे हैं ये एडहोक हैं और प्रॉपर इन पर डेलिब्रेशन नहीं किया गया है। ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, जो ब्यूरोक्रेसी की जो इल मैनर्ड एडवाइस होती है उनको फॉलो कर किया गया है, और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो MEA में है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, वो कैपेबल नहीं है बढ़िया एडवाइस देने में। और काफ़ी तरह की बातें आगे करते हैं। ये कहते हैं कि जब मोदी सत्ता में आए थे तो तमाम तरह के रिटोरिक इन्होंने दिया था और अभी भी देते हैं। ये इन्होंने तमाम तरह की बातें कही थी कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बेचने की बात कही थी, और जब भी ये जाते थे दूसरे देशों में और कहते थे कि सी द इंडियन ग्रोथ स्टोरी एंड यू नीड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, वो बात कर इंडिया को अट्रैक्टिव बताते थे। और हमेशा नेबरहुड फर्स्ट की बात मोदी करते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट, और 50 देशों की यात्रा अभी तक कर चुके हैं मोदी। तो ये सब रिटोरिक है। हैप्पी मोहन जैकब जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो कहते हैं ये सब रिटोरिक है। आउटकम क्या आई? देखिए फॉरेन पॉलिसी बातों से नहीं चलती, फॉरेन पॉलिसी चलती है आउटकम से। अभी तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रिजल्ट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, वो देखिए ना आप। आउटकम देखिए, आउटपुट क्यों देख रहे हो? ये सिर्फ बातें हैं। हम अभी सिर्फ साउथ एशिया में कन्फाइन होकर रखे हैं, और चाइना इस बात का एडवांटेज ले रहा है, और चाइना हमें धकेल भी रहा है सिर्फ इसी रीजन में कन्फाइन होने के लिए। हमारा क्या होता है, देखिए हमने क्या किया, पिछले दिनों हमने बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स के इशू को उठाया। बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स के इशू हो रहे हैं पाकिस्तान में, हमने इस इशू को उठा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ हमें इस चीज़ का? हमने सारी की सारी अपनी डिप्लोमेटिक एनर्जी फिलहाल टेररिज्म पर वेस्ट कर रखी है कि पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म हो रहा है। देखिए हम एक ग्लोबल कंट्री है, हमारी ग्लोबल एस्पायरेशंस हैं, और हम एक आने वाले टाइम में एक रीजनल नहीं बल्कि एक यू कैन से दैट रीजनेबल पावर बनना चाहते हैं। तो हम why we are wasting all our energy on the terrorism, why we are not focusing towards the other important issues? तो यही बात ये कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी हम US के साथ में अलाइन हो रहे हैं, और कहते हैं देखिए US तो ऑलरेडी वीक है, US वीक है और हम US के साथ अलाइन हो रहे हैं। US का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है तो इसका मतलब तो हमारा भी इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। और चाइना एक ज़बरदस्त ढंग से राइज कर रहा है, इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट उनकी इंक्रीज़ हो रही है। और देखिए हम चाइना के साथ में हमारे रिलेशंस ढंग से टैकल नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर कहते हैं। आगे क्या है? आगे कहते हैं कि देखिए नुकसान क्या है। ये कह रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी जो टेररिज्म पर फोकस कर रहे हैं उससे काफ़ी तरह के नुकसान हो रहे हैं। किस तरह के नुकसान हो रहे हैं? 4 तरह के नुकसान हो रहे हैं, वो ये बताते हैं। एक तो वही जो हमारे एम्बिशंस ग्लोबल हैं लेकिन हमारी अप्रोच नैरो है। हम सिर्फ एक ही इशू पर फोकस कर रहे हैं और इससे विश्व में, वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में गलत संकेत जा रहा है। और टेररिज्म पर देखिए, टेररिज्म के मुद्दे पर जब हम बार बार टेररिज्म पर फोकस करते हैं तो हमारे जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ में भी हमारे ख़राब होते हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद में चाइना यह एक्सेप्ट नहीं करता कि जो इशू टेररिज्म, पाक से टेररिज्म आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाइना हमेशा इसको अपोज करता है। चाइना कहता है कि पाकिस्तान से कोई टेररिज्म नहीं आ रहा है और पाकिस्तान इटसेल्फ इज इन्फ्लिक्टेड विद द टेररिज्म इशू। और तीसरा जो इशू है वो डैमेज्ड, इसने मोदी की इमेज को डैमेज किया है। देखिए शुरू में जब मोदी सत्ता में आए थे, दूसरे कंट्रीज़ में गए थे, तो वो हमेशा कहते थे कि हमारी ग्रोथ पर फोकस करते थे, वो 3D पर फोकस करते थे। 3D मतलब डेमोक्रेसी, डिविडेंड और एक डी और था, पता नहीं, याद नहीं। और जो तीसरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वो बात करते थे, लेकिन आजकल उनका फोकस सिर्फ टेररिज्म पर हो गया है। इससे भी एक गलत इमेज सेट हो रही है
कि इंडिया में टेररिज्म बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पे बिजनेस नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें जब वर्ल्ड में अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी अच्छी इमेज इंडिया को दिखाए कि हमारे इंडिया में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मतलब इनका थोड़ा अलग व्यू है। चौथा जो पॉइंट ये दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि टेररिज्म को जो हम बार बार फोकस कर रहे हैं उससे तो जो कश्मीर का इशू है, आज़ादी के बाद से इंडिया ने यह कोशिश की है कि जो कश्मीर का इशू है वो इंटरनेशनलाइज ना हो, यानी वर्ल्ड के दूसरे कंट्री से डिस्कस ना करें। लेकिन जब हम बार बार टेररिज्म के इशू को डिस्कस करते हैं वर्ल्ड के दूसरे मंचों पर, तो कश्मीर का इशू ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है। तो इसे हम इंटरलाइज ना करें उतना ही अच्छा है। आगे क्या आती है, आगे ये दोबारा और क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो हाइपर एक्टिव और डिसऑर्डर है। कैसे? चाइना की केस स्टडी से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं चाइना से हमारा हमेशा डर रहता है कि चाइना ये कर देगा, चाइना वो कर देगा। चाइना देखिए एक लेवल के बाद में हमारा बॉर्डर इनसे मिलता है और हमारा जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी भी इनसे साइन है। चाइना से डर के हम दूसरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ पर फोकस कर रहे हैं, जैसे यूएस प्लस में जापान। और जबकि इतना डर चाइना से होना नहीं चाहिए, उनके साथ में हमारे रिलेशन इतने बेकार नहीं है जितना इंडिया फोकस करता है। और कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी उनके साथ में है। और ये इस बात पे ये आगे ये बात करते हैं, देखिए लिमुआ की। हमने यूएस के साथ में लिमुआ साइन किया जिसके तहत में दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकते हैं। मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकते हैं वार के लिए नहीं, लेकिन दूसरे चीज़ों के लिए, जैसे कि अगर कोई डिजास्टर आया है उसके लिए। और अब देखिए लिमुआ साइन करने से तो हमने स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी खोता जा रहा है इंडिया। मतलब सिर्फ इस इश्यूज़ से नहीं, हमारे इश्यूज़ और भी डायरेक्शंस में यूएस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो रहे हैं। और डेफिनेटली और इससे तो चाइना और यहाँ पे यूएस नहीं रशिया आएगा, रशिया और चाइना में भी कंसर्न्स हैं। रशिया और चाइना हमारे यूएस के साथ में जो रिलेशन स्ट्रेंथन हो रहे हैं उस चीज़ को कैसे लेते हैं, ऑलरेडी उन्होंने इस बात पे असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। देखिए रशिया ने पाकिस्तान के साथ में अपनी एक्सरसाइज की, मिलिट्री एक्सरसाइज करी, पाकिस्तान को हथियार बेचने की बात कही। तो ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंट है, क्योंकि पिछले काफ़ी साल से 50-60 साल से रशिया ने पाकिस्तान से कभी किसी तरह के कुछ रिलेशंस रखे ही नहीं हैं। लेकिन जब अब की इंडिया यूएस के साथ में जा रहा है तो रशिया पाकिस्तान के साथ में डेफिनेटली अपने रिलेशंस बढ़ाएगा। आगे जो हैप्पीमोन जैकब कहते हैं वो कहते हैं कि जो वियतनाम है, हमारा जो वियतनाम के साथ में हम अपने रिलेशंस बढ़ा रहे हैं, और हम कहते हैं कि जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ में अपने रिलेशन बढ़ा रहा है, हमको काउंटर करने के लिए हम भी जो वियतनाम चाइना का पड़ोसी देश है उसके साथ में रिलेशन अच्छे करेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए। हैप्पीमोन जैकब कहते हैं कि ये पॉइंटलेस है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। हमें ज़रूरत ही नहीं है कि साउथ चाइना सी में जाके वहाँ जाएं और चाइना के साथ में लड़ें उनके सी में जाके। हमें फोकस करना चाहिए सिर्फ इंडियन ओशन पे। हमें सारी एनर्जी इसी ओशन पर फोकस करनी चाहिए और सस्टेन्ड नेगोशिएशंस होनी चाहिए एनएसजी के मुद्दे पर। हमें चाइना से लड़ने की बजाय पब्लिक में हमें नेशनल जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है इसमें एंट्री के लिए हमने नेगोशिएशंस करनी चाहिए चाइना के साथ में कि हमें एंट्री दी जाए। और बाद में ये कहते हैं कि देखिए हमें एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, हमारे पास विजन ही नहीं है। विजन चाहिए और विजन आना चाहिए काफ़ी ग्रुप्स के साथ में कंसल्टेशन के बाद में, यूनिवर्सिटीज़ और जो हमारे जो IDSA वगैरह जो ये थिंक टैंक्स हैं इनसे डिस्कशन के बाद में एक सिक्योरिटी विजन आना चाहिए और एक फॉलो अप एक्शन आना चाहिए कि अगर उस विजन में कुछ गलत होता है तो फॉलो अप एक्शन क्या होगा। फिर ये कहते हैं कि हमारे पास में इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, यानी जो एडवाइस देते हैं ये ME वगैरह ये अंडर स्टाफ है और अच्छी एडवाइस नहीं दे पाते। और अभी सारी की सारी पावर PMO में केंद्रित है, यानी सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा लिए जाते हैं। और हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ फोकस नहीं है, कुछ प्रायोरिटी नहीं है और एक नेशनल डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हमें चाहिए। इस तरह की ये बातें करते हैं, काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए हमें लार्जर पिक्चर समझे, मतलब लार्जर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं। हैप्पीमोन जैकब जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो आर्टिकल ये JNU से है और JNU आपको पता है JNU एक लेफ्ट यूनिवर्सिटी है। JNU के प्रोफेसर हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर शायद हैं। JNU लेफ्ट की यूनिवर्सिटी है और लेफ्ट तो आपको पता होगा हमेशा चाइना को सपोर्ट करता है, हमेशा एंटी वेस्ट ये रहता है। तो इस कंटेक्स्ट में आप देखना, इसीलिए इन्होंने पूरे के पूरे आर्टिकल में एंटी वेस्ट पॉइंट्स लिखे हैं और इसीलिए है। अगला जो आर्टिकल है ये शायद कुछ ही पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट होंगे। ये US और जो रशिया के बीच में कोल्ड वार है उससे रिलेटेड है। रशिया और US के बीच में जो टेंशन्स चल रही हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए कंटेक्स्ट तो यही है, अभी US और रशिया के बीच में जो टेंशन्स हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं US में। तो ये कहते हैं कि कैसे
वो लेंगे, मतलब एक कैसे फॉर्म होंगे एक नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद में रशिया और यूएस के बीच में रिलेशंस। यूएस और रशिया के बीच में रिलेशंस कैसे थे जब ओबामा आए? जब देखिए, जब ओबामा चुनकर आए तब भी रिलेशंस टेंस थे। रशिया ने तब जॉर्जिया पर अटैक किया था, और जॉर्जिया जो यूएसएसआर का एक फॉर्मर कंट्री है, फॉर्मर एलाय था। मतलब देखिए, यूएसएसआर में काफ़ी कंट्रीज़ थे, लेकिन यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद में 1991 में 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया यूएसएसआर, और रशिया उसका सबसे प्रमुख पार्ट था यूएसएसआर का। और जो यूएसएसआर की लिगेसी को अब क्लेम करता है कि हम यूएसएसआर, पहले यूएसएसआर हम थे, वही कंट्री है, यानी न्यूक्लियर वेपन्स और वो सब कुछ, अपनी इमेज को रिसर्च करना चाहता है रशिया। अब देखिए, जब ओबामा आए तब भी रिलेशंस ख़राब थे। जॉर्जिया डिवाइड कर दिया था रशिया ने, एक अलग कंट्री भी बना दिया था 2 पार्ट्स में, और भी काफ़ी इश्यूज थे इनके बीच में। बाद में इन्होंने कैसे टैकल किया? देखिए, शुरू में तो अच्छे टैकल किए इन्होंने रिलेशंस। एक जो था स्टार्ट ट्रीटी चलाई गई थी न्यूक्लियर वेपन्स को टैकल करने के लिए, और भी दूसरी तरह के जो इश्यूज थे, यानी अच्छे टैकल किया गया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा बस ये, यानी कहने का मतलब ये है, ओबामा जब सत्ता में आए थे, जब भी रिलेशंस ख़राब थे, इन्होंने थोड़े बहुत स्टेप्स तो उठाए अच्छे रिलेशंस करने के लिए, लेकिन बाद में फिर से रिलेशंस लो तक पहुंच गए। यानी ओबामा के बीच में जो यूएस और रशिया के रिलेशंस हैं वो अभी तक के बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर हैं। और अब क्या हो रहा है? अब तो रिलेशन देखिए और भी, जैसे अभी कहा कि बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सीरिया में इनके लिए विवाद है, ईरान के इशू पर इनके बीच में हमेशा मतभेद रहते हैं, और भी जो वेस्टर्न इंटरवेंशन होती है उनके बीच में मतभेद रहते हैं, और ISIS के मुद्दे पे तमाम तरह के जो जितने भी इश्यूज़ हैं। देखिए, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि इनके बीच में एक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। अभी देखिए, क्रीमिया के मुद्दे पे, यूक्रेन के मुद्दे पे इनके बीच में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और यूक्रेन में, जो यूक्रेन पड़ोसी देश है रशिया का और फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट है, उसमें भी क्रीमिया पार्ट एक रशिया ने ले लिया था। उस पर भी उसके बाद काफ़ी सैंक्शंस लगाए गए थे यूएस के द्वारा, और G8 से भी इनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। मतलब हम क्या इनका इश्यूज़ डिस्कशन करने बैठे हैं, लेकिन वैसे बहुत इश्यूज़ हैं इनके बीच में। इश्यूज़ मेन देखिए, काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके पीछे इशू है क्यों, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, एक इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि पहले कोल्ड वार के दौरान में, जब कोल्ड वार चल रहा था, तब यूएसए और यूएसएसआर, तब ये बराबर के ब्लॉक्स थे। मतलब एक दूसरे की पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करते थे, तो बराबर का वार लड़ रहे थे। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, उसके बाद में यूएसए ने एक तरह के रशिया को रिस्पेक्ट देनी छोड़ दी, और एक तरह से अंडरमाइन करना स्टार्ट कर दिया, अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर दिया। और रशिया में भी एक तरह की इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। इनसिक्योरिटी क्यों पैदा हो गई? ये देखिए, आप मैप में देखिए, इनसिक्योरिटी इसलिए पैदा हो गई, एक नाटो बनाया गया था। नाटो बनाया गया था यूएसए द्वारा 1949 में। ये एक ग्रुप था, अभी इसमें 28 कंट्रीज़ हैं। ये ग्रुप था कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए। अब चक्कर ये है कि जो ये नाटो का ग्रुप है, अब देखिए कोल्ड वार तो ख़त्म हो गया, अब नाटो की तो ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी अब ये नाटो है, अब ये रशिया के पड़ोसी देशों के बीच में ये नाटो आता जा रहा है। यानी रशिया के पड़ोसी देशों को, और जो वो कंट्री जो यूएसएसआर का फॉर्मर पार्ट थे, यानी पहले यूएसएसआर में रशिया के साथ ही थे, लेकिन अब अलग देश बन गए हैं। अब नाटो इन कंट्रीज़ में भी आता जाता है। अब ये देखिए, नाटो देखिए 1990 में नाटो इतना था, अब देखिए नाटो बिल्कुल यूएसएसआर, रशिया के बिल्कुल पड़ोसी देशों के साथ में आता जा रहा है। इससे रशिया में एक डर पैदा हो गया कि जो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, रशिया को डर लगता है कि हमारे बिल्कुल पड़ोसी देशों के लिए अगर नाटो वहाँ रहेगा, यूएस का इन्फ्लुएंस वहाँ रहेगा, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसीलिए अब रशिया अपने आप को रिसर्जेंस करना चाहता है, एक नेशनल रिसर्जेंस करना चाहता है। रशिया को चाहता है कि हमारी पावर भी जो आए वो पहले जितनी आए जितनी यूएसएसआर की थी, और वेस्ट इंटरफेयर करता जाता है। यूक्रेन में देखिए वेस्टर्न इंटरफेरेंस अभी चल रही है, एक लेवल के बाद में वो इंटरफेयर वहाँ नहीं कर सकते। और देखिए अब रशिया ने क्रीमिया को हड़प लिया। क्रीमिया एक यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन आप देख सकते हैं कि वेस्ट ने क्या किया, वेस्ट ने एक छोटे मोटे कदम उठाए, जैसे कि G8 से सस्पेंड कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए। एक लेवल के बाद तो वहाँ भी वो कुछ नहीं कर सके। देखिए वेस्ट भी एक सिर्फ संकेत देना चाहता है यूएसए का। सिर्फ जब रशिया ने क्रीमिया को हड़पा तो एक लेवल के बाद में एक लाइटवेट स्टेप्स यूएस ने उठाए। ये सिर्फ एक सिंबोलिज्म स्टेप्स थे, संकेत था कि वर्ल्ड में सिर्फ एक हम सोल सुपर पावर हैं और आप ऐसे किसी देश को नहीं हड़प सकते।
किसी देश के एक पार्ट को नहीं हड़प सकते, एक सिग्नल था यूएस के द्वारा में। और क्यों किया पुतिन ने ये इसलिए किया, देखिए एक तो क्रीमिया की इंपॉर्टेंस बहुत है रशिया की सिक्योरिटी के लिए, दूसरा उनको ये लगा कि अगर यूएस इराक में वार कर सकता है तो वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं। तो इसी तरह से वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया वाले। और अभी देखिए सीरिया में उन्होंने इंटरफेयर किया है रशिया ने, ये उसी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो अपने आप को, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को दोबारा से रीअसर्ट करना चाहते हैं और नेशनल रिसर्जेंस की बात वो करते हैं। इसे आप मिनी कोल्ड वार कह सकते हैं। मिनी कोल्ड वार अब चल रहा है, यानी एक डायरेक्ट कुछ इश्यूज है नहीं, छोटे मोटे इश्यूज हैं। और रशिया जो है वो भी एक मार्च है, इंपीरियल पावर बनने की कोशिश कर रहा है। और सैंक्शंस ने, जो यूएसए ने उनके खिलाफ में सैंक्शंस लगाए थे, उनकी इकोनॉमी हर्ट तो करी और काफ़ी उनको नुकसान झेलना पड़ा इस वजह से। लेकिन एक ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा वो अभी देखना बाकी है। और लॉन्ग टर्म से इस सैंक्शन से फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये तो अभी देखने वाला वक्त ही बताएगा। और बाद में कंक्लूजन में यही कहते हैं कि अभी नेक्स्ट प्रेसिडेंट आने वाले यूएस में, और वो रशिया के साथ में रिलेशंस को कैसे टैकल करेंगे, कोऑपरेशन करते हैं या फिर कन्फ्लिक्ट जारी रहता है, ये देखना बाकी है। अभी आरोप ये भी लगते हैं कि रशिया यूएस के साथ में, जो यूएस में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा है वहाँ भी इंटरफेयर कर रहा है रशिया, इसके भी आरोप रशिया पर लगते हैं। अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल है, ये एनडीटीवी पर बैन हुआ था, हमने डिस्कस किया था। और कुछ 2-3 और जो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एनडीटीवी पर बैन लगाया। बैन किस लिए लगाया? बैन इसलिए लगाया क्योंकि पठानकोट में अटैक हुआ था जनवरी में इसी साल के, और उस अटैक में एनडीटीवी ने कुछ ज़्यादा ही डिस्क्लोज कर दिया। लाइव रिपोर्टिंग उस अटैक की हो रही थी। और ये एक एक्ट आया था 2015 में, केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स। इसके तहत हम नेशनल सिक्योरिटी के अंदर में किसी भी टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स के ट्रांसमिशन पर रोक लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और अभी फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी इसके लिए गठित की थी, एनडीटीवी पर जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की थी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार में हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया उनकी एनडीटीवी की रिपोर्टिंग में। और दूसरे मीडिया तरह के और एडिटर्स ये कहते हैं कि एक सिलेक्टिव वेंडेटा है। कैसे? वो कहते हैं कि यही चैनल का व्यू है, वो कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन एनडीटीवी ने डिस्क्लोज की थी वही इन्फॉर्मेशन दूसरे और न्यूज़ चैनल्स और दूसरी प्रिंट पब्लिकेशंस है उन्होंने भी डिस्क्लोज की थी। तो सिर्फ हमें क्यों पकड़ा जा रहा है? हमें क्यों एक सिंगल आउट करके हमें पे क्यों एक्शन लिया जा रहा है? ये आर्टिकल नंबर 14 का भी हनन है जो आगे अभी आएगा। यानी राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए। अगर ये सेम इन्फॉर्मेशन दूसरे मीडिया चैनल्स और दूसरे प्रिंट पब्लिकेशंस ने डिस्क्लोज की थी तो सिर्फ हमें क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? सिर्फ एनडीटीवी को ही क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? ये जो केबल टेलीविज़न रूल्स हैं 2015 जिसके तहत में टेलीविज़न एनडीटीवी को बैन किया गया है, वो इस बात पर साइलेंट है कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो एक मैंडेटरी स्पोक्स पर्सन सरकार का होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो भी देखिए, जब भी कोई इस तरह का अटैक होता है तो एक वेटेड स्टेटमेंट्स यानी बिल्कुल कैलकुलेटेड स्टेटमेंट्स सरकार द्वारा दी जाती हैं और कोई आंसर भी नहीं दिए जाते हैं। तो एक तरह से आप रिपोर्टिंग पर पूर्णतः बैन नहीं लगा सकते, एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। और न्यूज़ चैनल्स को भी पूरा हक है कि जब भी कोई अटैक होता है जब भी कोई अटैक होता है तो उनको न्यूज़ चैनल्स उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें कि यह अटैक रियल में अटैक है या फिर फेक अटैक है। क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ह्यूमन राइट्स के इशू होते हैं। फेक एनकाउंटर अभी जैसे मध्य प्रदेश में भी आप देख लीजिए, फेक एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। तो न्यूज़ चैनल्स को पूरा इन्वेस्टिगेट करने का हक है और उस पर रिपोर्टिंग करने का हक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस पर बैन किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया सेक्शन 20 और जो टेलीविज़न रूल्स जो पिछले हमने डिस्कस किया था ये। और देखिए आर्टिकल नंबर 19(2) में भी ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर है आर्टिकल नंबर 19, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशंस पर। कौन कौन से ग्राउंड्स पर? जब देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या फिर दूसरे देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस खराब हों। तो देखिए अब जो ये जिस चीज़ पर बैन लगाया गया है एनडीटीवी पर, तो कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का यूज करते हुए बैन लगाया गया है? क्या इस जो लाइव रिपोर्टिंग करी इन्होंने, इससे क्या हमारी देश की सोवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी हर्ट हो रही थी? चैनल के किस सेक्शन ने इस आर्टिकल नंबर 19 है इसको हर्ट किया? 2 केस इस बारे में महत्वपूर्ण है। एक तो एस रंगाराजन और जगजीवन केस।
इसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट है जिसके बेस पे आप बैन लगा रहे हो वो नेशनल इंटरेस्ट रिमोट नहीं होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि आप इनडायरेक्ट कुछ रिलेशन निकाल के ये कह रहे हो कि इससे हमारे नेशनल इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं। डायरेक्ट असर नेशनल इंटरेस्ट पर होना चाहिए, इसीलिए आप बैन लगा सकते हो। दूसरा केस था चिंतामण राव वर्सेस में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इसमें भी कोर्ट ने यही कहा कि जो ये बैन होता है यानी एक्शन होता है वो आर्बिट्ररी और एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। यानी आप कुछ भी ऐसा आर्बिट्ररी नहीं कह दे जिसके बेस पे आप उस पर बैन लगा दो, और इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अभी तो देखिए एक मिसयूज़ हो रहा है, सरकार खुद ही इस मामले में अपनी एक जज की भूमिका निभा रही है और एक सेपरेशन ऑफ पावर भी हर्ट हो रही है। यानी जैसे पिछले आर्टिकल में कहा गया था कि ये केस एक ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है अथॉरिटी, उसको जाना चाहिए था, वो अथॉरिटी जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा हेडेड है, और इस मामले में तो सरकार ने खुद ही डिसीजन ले लिया। यानी कैसे ही कोई एग्जीक्यूटिव अपने मामले में जज हो सकता है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी हनन है और आर्टिकल नंबर 14 का भी हनन है, जैसे हमने डिस्कस किया राइट टू इक्वलिटी का, क्योंकि सभी न्यूज़ चैनल्स ने इस चीज़ को डिस्क्लोज किया था, सब सेम इन्फॉर्मेशन दी थी, और ये सेम केस सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो यही 5 आर्टिकल थोड़े बहुत जितने भी थे इंपॉर्टेंट थे, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।